जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई इंसान पूरे साल मतलब एकदम चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करता है, सुबह से रात तक अपना पसीना बहाता है और साल के अंत में उसकी कुल कमाई होती है महज 20 रुपए। बाप रे, सिर्फ 20 रुपए? ये तो हाँ, सिर्फ 20 रुपए। आज के समय में ये किसी भद्दे मजाक या किसी भयंकर सजा जैसा लग सकता है, बिल्कुल लगेगा। लेकिन 1867 में एक औसत भारतीय की यही जमीनी सच्चाई थी। ये सच में। दादा भाई नौरोजी ने जब पहली बार देश की आय का हिसाब लगाया था ना, तो यही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया था। सही बात है। और आज हम एक ऐसी विशाल मल्टी ट्रिलियन डॉलर की मशीन की बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सफर तो बहुत लंबा रहा है। बहुत लंबा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन एकदम साफ है। हमारे पास बहुत सारे विस्तृत नोट्स, लेख और आर्थिक दस्तावेजों का एक पूरा स्टैक मौजूद है। हाँ, मैंने देखे वो सारे दस्तावेज। तो हम अर्थव्यवस्था के उस ढांचे को डिकोड करेंगे जो रोज सुबह हमारे जागने से लेकर रात को सोने तक हमारे हर फैसले को चलाता है। ये कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखा उबाऊ फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये वो अदृश्य इंजन है जो हमारे जीवन को गति दे रहा है। ये इंजन वाली तुलना एकदम सटीक है ना? हाँ, क्योंकि जब भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में शेयर बाजार के वो लाल हरे तीर या फिर जटिल ग्राफ्स घूमने लगते हैं। वो बोरिंग से आंकड़े। बिल्कुल। लेकिन असल में ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही सजीव और गतिशील मशीन है। ये मशीन मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पर काम करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिलीजुली व्यवस्था। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस पूरी व्यवस्था को न तो पूरी तरह से सरकार चला रही है और ना ही इसे सिर्फ निजी कंपनियों के मुनाफे के भरोसे छोड़ दिया गया है। दोनों का रोल है। बिल्कुल। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इस भारी भरकम गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गाड़ी जिन पहियों या गियर्स पर दौड़ रही है वे आपस में कैसे जुड़े हैं। सही कहा। और अगर हम इस अर्थव्यवस्था को एक इंजन मान लें तो मुझे इसमें 3 बहुत बड़े गियर घूमते हुए नजर आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। एकदम सही। लेकिन जब हम इनके काम करने के तरीके को मतलब थोड़ी गहराई से देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक ऐसा असंतुलन है जो सामान्य गणित के हिसाब से बिल्कुल गलत लगता है। आप उस असंतुलन की बात कर रहे हैं जो हमारे कार्यबल यानी वर्कफोर्स और आय के बीच मौजूद है? बिल्कुल। देखिए, जो पहला गियर है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जो सीधा जमीन से जुड़ा है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन। आज भी हमारी कार्यशील आबादी का लगभग 52% हिस्सा इसी पहले गियर में लगा हुआ है। मतलब देश की आधी से ज्यादा ताकत। सही बात है, 52% बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जब हम आउटपुट देखते हैं यानी जीडीपी में इसका योगदान, तो वो महज 14.6% के आसपास ही ठहर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो तीसरा गियर है यानी टर्शियरी या सेवा क्षेत्र, जिसमें आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम ये सब आते हैं, वहां लोग बहुत कम हैं। हाँ, सर्विस सेक्टर में उतने लोग नहीं हैं। लेकिन वो जीडीपी को सबसे ज्यादा गति दे रहा है, लगभग 55%। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जिस गियर में मतलब कृषि में देश के सबसे ज्यादा लोग पसीना बहा रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था की गाड़ी को सबसे कम गति क्यों दे रहा है? देखिए, ये अर्थशास्त्र के सबसे जटिल सवालों में से एक है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इसके पीछे का कारण सिर्फ ये नहीं है कि खेती में मुनाफा कम है। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या है? इसका मुख्य कारण एक तकनीकी समस्या है जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन। हाँ, इसे एक जमीनी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार के पास 2 एकड़ जमीन है। ठीक है। उस जमीन पर खेती करने के लिए और अधिकतम फसल उगाने के लिए असल में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। हाँ, 2 लोग काफी हैं। लेकिन परिवार में 5 सदस्य हैं और उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है, तो वे पांचों उसी खेत में काम करने लगते हैं। तो बाहर से देखने पर तो ये लगेगा ना कि पांचों लोग रोजगार में हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बाकी के 3 लोग हैं उनके काम करने से खेत का उत्पादन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। ओहो, मतलब उनकी मेहनत से कोई एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं आ रहा है। एकदम सही। उनका सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है।
वे सिर्फ उस आय को आपस में बांट रहे हैं जो वैसे भी दो लोग कमा ही सकते थे। बाप रे, ये तो यही कारण है कि आधी आबादी कृषि में लगे होने के बावजूद उनका कुल आर्थिक योगदान इतना कम है। लोग काम में फंसे हुए हैं, लेकिन वो काम अर्थव्यवस्था में नया मूल्य नहीं जोड़ रहा है। ये उसी 20 रुपए वाली ऐतिहासिक ठहराव की समस्या का एक आधुनिक रूप है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब हम एक ही जगह पर जरूरत से ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस पूरी विशाल मशीन की आउटपुट की बात करें तो हम उसे मापते कैसे हैं? हम अक्सर न्यूज में या लेखों में जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद का नाम सुनते हैं। क्या ये सिर्फ एक बड़ा सा नंबर है जिसे अर्थशास्त्री बस हवा में उछाल देते हैं? नहीं। जीडीपी को मापना दरअसल इस मशीन के चारों इंजनों की ताकत को नापने जैसा है। अच्छा। जीडीपी का सीधा सा अर्थ है कि एक साल के भीतर देश की सीमाओं के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, उनका कुल बाजारी मूल्य। सब कुछ जोड़ के। हाँ, अगर इसे बिना किसी जटिल गणितीय फॉर्मूले के समझें तो अर्थव्यवस्था के 4 मुख्य इंजन होते हैं जो इस जीडीपी को बनाते हैं। और वे 4 इंजन कौन से हैं? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा इंजन है घरेलू खपत, यानी हम और आप जैसे आम नागरिक जो रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं, कपड़े लेते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, साबुन, तेल, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। दूसरा इंजन है निवेश, जो कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाने या मशीनें खरीदने में लगाती हैं। ठीक है। तीसरा है सरकारी खर्च, मतलब जब सरकार पुल, सड़कें या अस्पताल बनाती है। और चौथा इंजन है नेट एक्सपोर्ट, यानी हम दुनिया को जितना सामान बेचते हैं उसमें से बाहर से खरीदे गए सामान को घटा देना। अब यहाँ एक बात जो मैंने इन दस्तावेजों में देखी और जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। क्या बात? वो ये है कि भारत के मामले में ये जो पहला इंजन है ना, घरेलू खपत, ये पूरी जीडीपी का लगभग 70% है। जी हाँ, 70%। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था चीन या जर्मनी की तरह दुनिया को सामान बेचकर यानी एक्सपोर्ट से नहीं चल रही है। ये मशीन पूरी तरह से इस देश के आम नागरिकों की खरीदारी पर जिंदा है। हम खरीदते हैं, इसलिए फैक्ट्रियां चलती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये 70% की घरेलू मांग ही भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर? वो कैसे? देखिए, जब 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई थी, अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे, तब भी भारत टिका रहा। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हमारी अपनी खपत बहुत थी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही इतनी बड़ी आबादी है जो लगातार साबुन, बिस्किट, गाड़ियां और घर खरीद रही है। हमारी अपनी मांग ने ही हमारी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया। वाह! लेकिन इसी मांग के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी तो जुड़ा है। कौन सा खतरा? अगर हम इस अर्थव्यवस्था को एक इंजन मान रहे हैं, तो जब कोई इंजन अपनी क्षमता से ज्यादा तेज दौड़ने लगता है तो वो ओवरहीट होने लगता है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अर्थशास्त्र की भाषा में इस ओवरहीटिंग को ही हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना? एकदम सही। जब लोगों के पास अचानक बहुत ज्यादा पैसा आ जाए और वे सब एक साथ बाजार में सामान खरीदने पहुंच जाएं, हाँ, लेकिन पीछे से सामान का उत्पादन उतनी तेजी से ना हो रहा हो, तो मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। हाँ, इंजन गर्म होने लगता है और चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जो चीज कल 50 रुपए की थी वो 60 की हो जाती है। इंसान की आमदनी तो नहीं बढ़ती, लेकिन उसकी जेब से पैसा ज्यादा जाने लगता है। मैं तो इसे एक बाल्टी में हुए छेद की तरह देखता हूँ। बाल्टी में छेद? हाँ, मतलब आप चाहे जितनी भी आय का पानी उस बाल्टी में डालें, महंगाई का ये छेद आपकी क्रय शक्ति को यानी परचेजिंग पावर को लगातार कम करता रहता है। पानी बहता ही रहता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इस छेद को या कह लें महंगाई को नापने के भी अलग-अलग थर्मोमीटर होते हैं, जैसे कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। जहां तक मैं इन दस्तावेजों से समझ पाया हूं, डब्ल्यूपीआई ये देखता है कि कारखाने के दरवाजे पर ही सामान कितना महंगा हो गया है, मतलब थोक भाव में, होलसेल लेवल पर। लेकिन आम नागरिक की जेब पर जो सीधा असर पड़ता है वो सीपीआई तय करता है, क्योंकि ये मापता है कि जब वो सामान हमारी गली की परचून की दुकान तक पहुंचा तब उसकी कीमत कितनी थी। एकदम सही विश्लेषण है आपका। डब्ल्यूपीआई उत्पादकों के लिए जरूरी है, लेकिन रिजर्व बैंक अपना सारा ध्यान सीपीआई पर लगाता है।
क्योंकि वही आम नागरिक की असली तकलीफ को दर्शाता है। तो अब यहाँ से एक बहुत अहम सवाल उठता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इसका असल मतलब क्या है? अगर अर्थव्यवस्था का इंजन ओवरहीट हो रहा है, महंगाई का छेद बड़ा हो रहा है, तो इस मशीन को नियंत्रित कौन करता है? इसका कोई कंट्रोल रूम तो होगा? हाँ, बिल्कुल। इस विशाल मशीन का कंट्रोल रूम बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग कुर्सियां हैं और दोनों पर बैठने वालों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। 2 कुर्सियां? हाँ, एक कुर्सी पर बैठा है हमारा रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और दूसरी कुर्सी पर बैठी है देश की सरकार। तो पहले आरबीआई की बात करते हैं। 1935 में बना ये रिजर्व बैंक, मुझे लगता है इस अर्थव्यवस्था के इंजन में कूलेंट और एक्सेलरेटर दोनों का काम करता है। बिल्कुल। इसकी इस ताकत को हम मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब आरबीआई सीधे तौर पर तो बाजार में आकर आलू प्याज के दाम तय नहीं करता ना? नहीं। आरबीआई का तरीका बहुत ही व्यवस्था आधारित है, सिस्टेमिक है। उसका सबसे बड़ा हथियार है रेपो रेट। रेपो रेट? ये वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक हमारे रोजमर्रा के कमर्शियल बैंकों को, जैसे एसबीआई या एचडीएफसी हो गए, उन्हें पैसा उधार देता है। अच्छा, बैंकों को उधार देता है? हाँ। अब इसके काम करने के तरीके को समझिए। मान लीजिए इंजन ओवरहीट हो रहा है, बाजार में महंगाई बहुत ज्यादा है। आरबीआई तुरंत क्या करेगा? वो रेपो रेट बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि बैंकों को पीछे से ही पैसा महंगा मिलेगा? बिल्कुल। और जब बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा तो वो अपने ग्राहकों के लिए, यानी हमारे लिए, होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन महंगे कर देंगे। ईएमआई बढ़ जाएगी। हाँ, जब लोन पर ईएमआई बढ़ जाएगी तो लोग सोचेंगे कि यार अभी कार नहीं खरीदते, अगले साल देखेंगे। तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसे ही लोग खरीदारी टालेंगे, बाजार में मांग कम हो जाएगी, कंपनियों का सामान बिकना कम होगा, तो वे मजबूर होकर कीमतें गिराएंगी। वाह! इस तरह रेपो रेट बढ़ाकर आरबीआई ने इंजन में कूलेंट डाल दिया और महंगाई को काबू में कर लिया। ये तो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। पैसा उधार लेना ही मुश्किल कर दो ताकि लोग बाजार में कम खर्च करें। हाँ। और इसके अलावा स्रोतों में सीआरआर और एसएलआर जैसे नियम भी बताए गए हैं। जी। ये भी तो पैसे के बहाव को ही रोकते हैं ना? जी हाँ। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर वो नियम है जो तय करते हैं कि किसी भी बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कितना हिस्सा रिजर्व बैंक के पास या अपने ही पास नकद और सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होगा। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है तो बैंकों को ज्यादा पैसा अपनी तिजोरी में बंद करके रखना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि बाजार में आम लोगों को लोन बांटने के लिए बैंकों के पास कम पैसा बचता है। तो ये तो हुई रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति जो पैसे के भाव को कंट्रोल करती है। लेकिन उस कंट्रोल रूम की दूसरी कुर्सी का क्या? सरकार वाली कुर्सी। हाँ। अगर बैंक पैसे का बहाव देख रहे हैं तो सरकार के हाथ में क्या है? सरकार के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। उसकी नीतियों को राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें आती हैं: टैक्स वसूलना और उस पैसे को खर्च करना। मतलब जो हर साल बजट आता है? बिल्कुल। हर साल जो देश का बजट आता है वो इसी राजकोषीय नीति का ब्लूप्रिंट होता है। सरकार ये तय करती है कि किन चीजों पर टैक्स बढ़ाना है और वो पैसा किन क्षेत्रों में पंप करना है, जैसे नया हाईवे बनाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना या फिर डिफेंस पर खर्च करना। और अगर टैक्स की बात करें तो 2017 में आया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राजकोषीय नीति का एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा रिफॉर्म था वो। उससे पहले हमारे यहाँ टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जिससे सामान बहुत महंगा हो जाता था। जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम बनाकर अप्रत्यक्ष करों के उस जाल को सुलझाने की कोशिश की। एकदम सही। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आरबीआई और सरकार को मिलकर काम करना होता है। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि इंजन फटे नहीं और सरकार ये देखती है कि गाड़ी सही दिशा में विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक सवाल है, क्या होता है जब ये दोनों नीतियां काम करना बंद कर दें? मतलब जब रिजर्व बैंक का कूलेंट खत्म हो जाए और सरकार का स्टीयरिंग ही टूट जाए? आप किस समय की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं 1991 के उस भयानक दौर की। इतिहास गवाह है कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था सचमुच दिवालिया होने की कगार पे खड़ी थी। वह भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का सबसे अंधकारमय और नाजुक मोड़ था। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन का संकट कहा जाता है। ऐसा क्या हो गया था तब? हुआ ये था कि 1990 के आसपास
खाड़ी युद्ध या गल्फ वॉर के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। हमें तेल तो आयात करना ही था अपनी मशीनें चलाने के लिए, लेकिन हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म हो गया था। डॉलर ही नहीं बचे थे। हालात इतने खराब थे कि देश के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्ते का आयात करने लायक ही डॉलर बचे थे। हमें मजबूरन अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था। बाप रे, ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक संप्रभु राष्ट्र को अपना सोना गिरवी रखना पड़े, इससे बड़ा आर्थिक पतन क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन उस संकट से निकलने के लिए सरकार ने जो किया वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता ना, तब आप बड़े और कड़े फैसले लेते हैं। वहीं से एलपीजी रिफॉर्म्स का जन्म हुआ। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लेकिन इस उदारीकरण का जमीनी मतलब क्या था? क्या सिर्फ विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उससे भी बड़ा काम हुआ। सरकार ने लाइसेंस राज की जंजीरों को तोड़ दिया। अच्छा, वो जो परमिट राज था। हाँ, 1991 से पहले अगर किसी भारतीय को कोई नई फैक्ट्री लगानी होती थी या अपने उत्पादन को थोड़ा बढ़ाना भी होता था, तो उसे दर्जनों सरकारी दफ्तरों से लाइसेंस लेने पड़ते थे। इसमें भयंकर भ्रष्टाचार और लेट लतीफी थी। लाल फीताशाही। बिल्कुल। एलपीजी रिफॉर्म्स ने इन नियमों को आसान किया, विदेशी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने की छूट दी और सरकारी एकाधिकार वाले कई क्षेत्रों को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। और जब ये हुआ तो अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा आ गई, विदेशी पूंजी अंदर आने लगी और इसी का सबसे बड़ा असर दिखा हमारे शेयर बाजार पर। शेयर बाजार में तो बूम आ गया था। वैसे स्रोत बताते हैं कि शेयर बाजार भारत के लिए कोई नई चीज नहीं था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। वो इसकी तस्वीर ही पूरी तरह से बदल गई। बिल्कुल। पूंजी निर्माण के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए शेयर बाजार सबसे बड़ा मंच बन गया। जब निजी कंपनियों को अपना विस्तार करना था तो वे बाजार में उतरी और आम नागरिकों ने उनमें निवेश करना शुरू किया। और शेयर बाजार से जुड़े 2 शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, बुल यानी तेजड़िया और बियर यानी मंदड़िया। इनके पीछे का तर्क बहुत मजेदार लगा मुझे। अच्छा। ये सिर्फ जानवरों के नाम नहीं है, बल्कि इनके हमला करने के तरीके पर आधारित हैं। वो कैसे? देखिए, बुल यानी बैल हमेशा अपने सींगों को नीचे से ऊपर की तरफ उछालकर वार करता है, इसलिए जो निवेशक सोचते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, उन्हें बुल कहा जाता है। अच्छा। और बियर यानी भालू हमेशा अपने पंजों से ऊपर से नीचे की तरफ प्रहार करता है, इसलिए बाजार गिरने की उम्मीद करने वालों को बियर कहते हैं। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। लेकिन 1990 के दशक में जब बाजार में अचानक करोड़ों रुपए आने लगे तो कई घोटाले भी हुए। हर्षद मेहता स्कैम तो याद ही होगा। हाँ, बाजार बहुत अस्थिर था। बाजार बहुत अस्थिर और असुरक्षित था, इसीलिए एक रेफरी की जरूरत पड़ी जो इस खेल के नियम तय कर सके। सेबी। जी हाँ, यहीं पर सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को 1992 में वैधानिक शक्तियां देकर पूरी तरह से सक्रिय किया गया, ताकि वो आम निवेशकों के हितों की रक्षा कर सके और बाजार में पारदर्शिता ला सके। उदारीकरण हो गया, बाजार खुल गए, विदेशी निवेश आ गया और मुंबई के शेयर बाजार में बुल और बियर दौड़ने लगे। सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा छेद नजर आ रहा है। छेद? कैसा छेद? आप कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था सुधर गई, लेकिन ये तो वातानुकूलित कमरों और महानगरों की कहानी है ना, जो हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि देश की 52% आबादी खेती में है। उसका क्या? शेयर बाजार के सुछाल से उत्तर प्रदेश या बिहार के उस किसान को क्या मिला जो पहले गियर में फंसा हुआ था? क्या वो इस पूरी विकास यात्रा में पीछे नहीं छूट गया? आपकी ये आपत्ति 100% जायज है, और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास को सिर्फ 1991 के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो फिर क्या देखना होगा? हमें उस समानांतर व्यवस्था को समझना होगा जो आजादी के तुरंत बाद से ही इस 52% आबादी के लिए काम कर रही थी, और वो व्यवस्था थी आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाएं। 5 ईयर प्लान्स। हाँ, सरकार जानती थी कि बाजार कभी भी खुद से गरीबी दूर नहीं करेगा, बाजार सिर्फ मुनाफा देखता है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार किया गया। जहां तक मुझे याद है, पहली योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी और 5वीं में गरीबी हटाओ का नारा था। बिल्कुल। अगर हम गरीबी आकलन की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है
कि आखिर गरीब माना किसे जाए। सही बात है। शुरुआत में इसे सिर्फ कैलोरी के आधार पर मापा जाता था कि जो इंसान रोज इतना खाना नहीं जुटा पा रहा वो गरीब है। लेकिन बाद में सुरेश तेंदुलकर समिति जैसी कमेटियों ने इस नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है। उन्होंने गरीबी मापने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़ों पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया। इससे जमीनी हकीकत का सही अंदाजा लगा। लेकिन देखिए, सिर्फ गरीबी मापने से पेट तो नहीं भरता ना। जमीन पर ऐसा क्या हुआ जिसने असल में उस 52% आबादी के लिए गेम चेंजर का काम किया? वो गेम चेंजर था हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 के दशक के मध्य में देश एक भयंकर सूखे और युद्धों के कारण भुखमरी के कगार पर था। बहुत बुरा दौर था वो। हमें अमेरिका से लाल गेहूं का आयात करना पड़ रहा था जो वहां सूरों को खिलाया जाता था। ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय शर्म और खतरे की बात थी। तब सरकार ने खेती के तरीके को पूरी तरह से औद्योगिक रूप देने का फैसला किया। और ये कैसे हुआ? हाई यील्डिंग वैरायटी के चमत्कारी बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके। ये कोई छोटी-मोटी प्रगति नहीं थी। अकेले गेहूं के उत्पादन में 500% का उछाल आया। 500%? बाप रे! हरित क्रांति ने न सिर्फ देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहली बार अतिरिक्त पैसा या सरप्लस इनकम पैदा की। ये साबित हो गया कि खेती को भी वैज्ञानिक तरीके से बदला जा सकता है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक फ्रेम में रखकर देखें तो ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लगता। बिल्कुल। 1867 के उन 20 रुपए की मामूली आय से निकलकर हमने अर्थव्यवस्था के तीनों गियर्स को समझा। हमने देखा कि कैसे जीडीपी के 4 इंजन काम करते हैं और कैसे महंगाई का ओवरहीटिंग इंजन हमारी क्रय शक्ति को लगातार कम करता है। हमने आरबीआई के कूलेंट यानी रेपो रेट और सरकार के स्टीयरिंग यानी राजकोषीय नीति के संतुलन को भी देखा। जी हाँ, और हमने 1991 के उस अंधेरे दौर को भी समझा जिसने हमें उदारीकरण की राह दिखाई, बाजारों को खोला और सेबी जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। सही बात है। साथ ही हरित क्रांति जैसी पहलों ने कैसे अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर लेकिन सबसे बड़े हिस्से को भुखमरी से बाहर निकाला। आज ये पूरी मशीन 70% तक हमारी अपनी ही घरेलू मांग यानी आम नागरिक की खरीदारी के ईंधन पर दौड़ रही है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में जब मैं भविष्य की ओर देखता हूं तो मुझे कुछ चिंताजनक संकेत दिखाई देते हैं। आप किस दिशा में इशारा कर रहे हैं? देखिए, हमने बात की कि हमारा तीसरा गियर यानी टर्शियरी या सेवा क्षेत्र जीडीपी में 55% का योगदान देता है। हाँ। और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 70% घरेलू खपत पर टिकी है। यानी जब लोग पैसा कमाएंगे तभी तो वे सामान खरीदेंगे ना। बिल्कुल। लेकिन आज पूरी दुनिया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के एक बहुत बड़े तूफान के मुहाने पर खड़ी है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। ये एक बहुत ही गहरा और डराने वाला सवाल है। अगर आने वाले दशक में एआई और ऑटोमेशन के कारण हमारे सबसे बड़े आउटपुट वाले सेवा क्षेत्र में जैसे आईटी, बीपीओ में रोजगार छिन जाते हैं या काम करने के तरीके पूरी तरह से बदल जाते हैं तो करोड़ों लोगों के हाथ से रोजगार चला जाएगा। और अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा तो उनकी जेब में पैसा कहां से आएगा? और अगर आम इंसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो खरीदारी कैसे करेगा? बिल्कुल। और जिस दिन उस आम इंसान ने बाजार से टीवी, कार और कपड़े खरीदना बंद कर दिया, उस दिन हमारा वो 70% घरेलू खपत वाला सबसे बड़ा इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। तब क्या होगा? क्या हमारी ये अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से हमारे ही खरीदने पर निर्भर है, एआई और तकनीक के इस अभूतपूर्व झटके को सह पाएगी? यह वो पहेली है जिसका जवाब न तो 1991 के उदारीकरण के पास है और न ही पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं के पास। यह एक नया संकट है जिसे हमारी आने वाली नीतियों को सुलझाना ही होगा। ये एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने 20 रुपए से शुरू करके $1 ट्रिलियन तक का शानदार सफर तो तय कर लिया, लेकिन असली परीक्षा अब उस मशीन को नई सदी की बेकाबू तकनीक और आम नागरिक की जेब के बीच संतुलित रखने की है। एकदम सही कहा आपने। तो इसी गहरे और कुछ हद तक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। इस पूरी व्यवस्था के बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि अंततः इस अर्थव्यवस्था रूपी मशीन को चलाने वाला वो मुख्य इंजन कोई आंकड़ा नहीं बल्कि इस देश का आम नागरिक ही है।